सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, मोटरवे लिंक रोड पर खातून से ज्यादती केस में अहम पेशरफ्त सामने आई जब हसास इदारों ने कार्रवाई की और साहिवाल में ऑपरेशन किया और मुलजिम आबिद के करीबी दोस्त इकबाल को गिरफ्तार किया जो कि जुर्म में शरीक था। जबकि मुबैना मुलजिम वकार के बयान पर आबिद के साथी शफकत को भी दीपालपुर से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम शफकत ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म कर लिया है। इस वक्त मुलजिम अब्बास और शफकत के डीएनए रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है। जो तफ्तीशी जराए हैं वो ये कहते हैं कि तमाम तफ्तीश का इंसार डीएनए रिपोर्ट पर है। ये तो हो गई इस मखसूस केस की बात, मगर इससे पहले कराची में 5 साला मरवा केस अभी तक इंसाफ का तलबगार है। अब सवाल ये नहीं है कि ख़वातीन और बच्चों और बच्चियों से ज्यादती केसेस में इंसाफ हो रहा है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि जिनसी अलाजगी के वाक़यात आखिर बढ़ते क्यों जा रहे हैं। और ये चंद वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हो जाते हैं, मंजर आम पर आने के बाद उनके लिए आवाज़ बुलंद की जाती है, मगर न जाने कितनी ख़वातीन, कितनी मरवा, कितनी ज़ैनब ऐसी होंगी नाजरीन जिनकी आवाज़ को दबा दिया जाता होगा, या उनके घर वाले अपनी मजबूरी के तहत या शर्मिंदगी से बचने के लिए ऐसे वाक़यात को लेकर सामने आते ही नहीं होंगे। तो बहुत सारे केसेस हमारे पास अगर हम मुख्तारा माई से लेके देखें तो अब तक सामने आ चुके हैं। सवाल ये उठता है कि मुख्तारा माई केस हुआ था और उस वक्त जनरल सदर परवेज़ मुशर्रफ ने ये कहा था कि इस औरत की ही गलती होगी, और बहुत सारे ऐसे उस वक्त के बयानात थे जो कि उस वक्त रियासत के नहीं होने चाहिए थे। वो ऐसे ही बयानात थे नाजरीन जैसे आज सीसीपीओ पंजाब ने इस तरह के बयान दिया और आज उन्होंने माफ़ी भी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं बहन से दिल से माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे गलत बयानी हो गई। लेकिन बात यह कि ये हमारा माइंड सेट है, ये माइंड सेट जब चेंज होगा तो शायद हम चीज़ों को तब्दील कर सकेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर आज मैं करूँगी, लेकिन सबसे पहले ज़रा इस केस में अब तक जो पेशरफ्त हुई है उसकी डिटेल्स में ले लेती हूँ, फिर मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो जाबिर वखास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जाबिर, ये शफकत नामी शख्स जो गिरफ्तार किया गया, एक तो इसने इकबाल जुर्म किया, तो उसने जो इकबाल जुर्म किया और बयान रिकॉर्ड कराया, क्या कहा उसने पुलिस को और क्या बताया अब तक? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि कल जो है वो वकारुल हसन नामी एक शख्स जो जिसका नाम लिया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वकारुल हसन नामी एक शख्स है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये उसका साथी है मरकज़ी मुलजिम आबिद मलिकी का। तो वकारुल हसन जो है उसने कल CIA पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दे दी और उसके बाद जब उससे मज़ीद सवालात हुए कि उसका ताल्लुक आबिद से कैसे बना और दीगर जो अफराद हैं उसके ज़रिए उनका ताल्लुक आबिद से कैसे बना, तो उसमें मुलजिम शफकत का नाम सामने आया। फिर उसके बाद मुलजिम शफकत की जो CDR है वो निकाली गई, उसकी जो ज़ेर इस्तेमाल सिम थी और दीगर जो चीज़ें थी वो निकाली गई और उसकी मौजूदगी का पता चलाया गया। तो वो जो है वो दीपालपुर में मौजूद था, रुकाड़ा के करीब, और वहाँ से उसको गिरफ़्तार किया गया CIA पुलिस की जानिब से। और CIA पुलिस जो है उसको लेकर आज जो है वो लाहौर पहुँची। उसके DNA नमूना लिया गया, DNA का जो नमूना था उस नमूने के साथ जो है वो मैच कर गया जो कि लिया गया था हादसे की जगह से खातून से, और जो गाड़ी है उसके इर्द गिर्द से जो नमूने हासिल किए गए थे उससे जो है वो हमारे ज़राए का ये कहना है कि ये जो DNA है मुलजिम शफकत का वो भी मैच कर गया है। तो इस तमाम तर मामले की एक मरकज़ी मुलजिम तो यानी कि जो मैंने अभी नाज़रीन को खबर दी कि DNA रिपोर्ट का वेट किया जा रहा है, तो अब DNA रिपोर्ट आ चुकी है? जी बिल्कुल, DNA रिपोर्ट आ चुकी है और उसकी रिपोर्ट की जो कॉपी है वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भी भेज दी गई है। इस हवाले से जो है वो कुछ देर पहले ही चीज़ सामने आई और अब उसी दस्तयाब मालूमात और जो शफकत से इस वक्त तफ्तीश जारी है उसके मुताबिक वो इस वारदात के बाद जो है वो मुलजिम आबिद से कहाँ अलहदा हुए और उसके बाद मुलजिम आबिद ने उससे क्या कहा कि वो कहाँ जा रहा है और ख़ुद वो कैसे वहाँ से फ़रार हुए। तो ये तमाम तर जो मालूमात हैं इस बारे में जो है वो शफकत से इस्तफसार किया जा रहा है, तफ्तीश की जा रही है और इसमें जल्द बड़े ब्रेक थ्रू का जो इम्कान है कि आइंदा 8 से 12 घंटे या 24 घंटे के अंदर जो है वो मुलजिम आबिद की जो है वो गिरफ्तारी मुमकिन हो पाएगी। जो कि IG पंजाब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जब वहाँ पर शेखपुरा में रेड की गई तो वो अपने बेगम के हमरा फरार होने में कामयाब हो गया। तो जाहिर सी बात है कि जब आप
उसमें जब गिरफ्तारी होगी तो उसमें उसकी बेगम भी गिरफ्तार होगी। इस वक्त मुलजिम आबद के जो है वो बहनोई और दीगर जो रिश्तेदार हैं वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं, उनको भी हिरासत में लिया गया है। सॉरी, गिरफ्तार कहना कबल वक्त होगा क्योंकि उनको FIR में नामजद नहीं किया। हाँ। तो उनको हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा उनके दीगर जो रिश्तेदार हैं उनको भी हिरासत में लिया गया है और हिरासत में लेने से बाद उनसे भी इस्तफसार किया जा रहा है कि वो कहाँ पर इस वक्त मौजूद हो सकता है, ये किससे राब्ते में। जाहिर ये बड़ा टास्क है। बहुत शुक्रिया आपका जाबिर वकास, ये पुलिस के लिए, पंजाब पुलिस के लिए और ज़ाहिर तमाम जो टीमें, इतनी सारी तहकीकाती टीमें हैं, ये उनके लिए अभी बड़ा है कि वो गिरफ्तार करें जो मरकज़ी मुलजिम आबिद। नज़ीर लगारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं कराची स्टूडियोज़ में। लगारी साहब, पहली दफ़ा हमने ऐसा देखा है कि अजीबोगरीब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें यह बताया गया कि नाकाम रही है पुलिस पकड़ने में, मरकज़ी मुलजिम को भाग गया, यानी कि उसके भागने की रिपोर्ट देने के लिए पूरी जो काबीना थी, जो पूरे पुलिस अफसरान थे, जो तफ्तीशी टीमें थी, वो बैठ गई नाजरीन को बताने के लिए कि जी वो हम पकड़ नहीं पाए। पहले तो ये बात। दूसरी बात ये कि इतने दिन गुजर चुके हैं, खुद 48 घंटे का CCPO टाइम लेते हैं और अब इतने दिन गुजरने के बाद भी यहाँ पर हमें कोई ख़ास कामयाबी नज़र नहीं आती है। क्या कहेंगे आप? अभी भी जो शफ़क़त के बारे में बताया जा रहा है उससे ये बात वाज़ेह नहीं हो रही है कि आया शफ़क़त ने ये एडमिट किया है कि उसने और आबिद ने मिलकर ये वारदात की है। ये सबसे बुनियादी बात यह है कि इस सिलसिले में वो क्या स्टेटमेंट देता है। वो एतराफ़ तो किया ना, अपने जुर्म का एतराफ़ किया है उसने। हाँ। उसने आबिद के जुर्म के बारे में कोई वजाहत नहीं की है। नहीं, उसने ये बताया है लगारी साहब, उसने कहा कि हम दोनों ने मिलकर ये वारदात की है और डकैती के गर्ज से हम गए थे, बाद में हमने उस खातून के साथ ज्यादती की। ये उसके एतराफ़ जुर्म के अल्फाज हैं। अच्छा, बेहतर है अगर इतनी वजाहत है तो मौजूद, इसका मतलब है कि 2 मुल्ज़मान हैं और हुकूमत जो है पहले तो एक वक्त तक पुलिस उस खातून को ही, विक्टिम को ही टारगेट करती रही और विक्टिम को अच्छा इस रास्ते से क्यों गई, उस रास्ते से क्यों नहीं गई, फलां रास्ता क्यों लिया, ये कौन सा वक्त था, इस वक्त निकलता है क्या कोई घर से। मतलब आप तफ्तीश कर रहे हैं उस खातून की जो इतनी बेरहमी से जिसको रौंदा गया है, जिसकी शख्सियत को तबाह किया गया, जो आपसे भीख मांग रही थी कि मुझे गोली मार दो, उस शख्स से, उस खातून के बारे में उसको क्या आपने बता दिया था कि यहाँ पर शहर में दरिंदे रहते हैं, जंगली रहते हैं, जंगल का कानून है यहाँ पर, यहाँ कानून नहीं है। वो तो एक बाहर किसी मुल्क से आई थी जहाँ पर रात और दिन का कोई मामला नहीं होता है, कोई खौफ नहीं होता है, कोई दहशत नहीं होती है। वहाँ पर कानून जो है वो राज करता है। अफराद, अशख़ास, ओहदे, मनसब, लोग राज नहीं करते। वहाँ इंसाफ का राज होता है और कानून का राज होता है। तो जब कानून का राज होता है तो फिर इसके बाद कानून के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है कि अलिफ के साथ तो होगा लेकिन बे के साथ नहीं होगा और कोई देख भी नहीं सकेगा। बाज़ ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में लोग सोचते भी नहीं हैं, लोग देखते भी नहीं हैं, लोग उसकी तरफ परवाह भी नहीं करते हैं। हमने देख लिया है कोयटा में जो इंसाफ हुआ है, अब्दुल मजीद अचकज़ई ने एक पुलिस सार्जेंट को दीदा दिलेरी से सबके सामने वीडियो मौजूद थी और ज़ाहिर है उसको छोड़ दिया गया और एविडेंस कमज़ोर होने की बात की गई। अदम सबूत की बिना पर छोड़ दिया गया। नहीं, अदम सबूत, इसी सबूत पर तो आप चालान करते हैं, इसी सबूत पर तो आप लोगों को पकड़ते हैं। हाँ। ये जो मोटरवे पर आपने लगा रखे हैं यही सबूत, यही कैमरे लगा रखे हैं, लोगों को रोका। मैं खुद कई दफ़ा जो है वो 1000 रुपये, 800 रुपये, मैं कई मरतबा जो है वो खुद जुर्माना हमारे साथ होता है ऐसा। लगाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने भी जुर्माना भरा है मोटरवे पर सफ़र करते हुए। तो ये कौन सी बात हुई? उस वक्त आप उसको एविडेंस को वैलिड मानते हैं और यहाँ पर जो सब दुनिया अच्छा, ये मोटरवे की बात है ना, यहाँ मैं ज़ाहिर मैं ये वाली बात भी कोट करूँ और आपको भी बात पता है कि ये जो मुल्जिम है आबिद अली, जो मरकजी मुल्जिम इसको बताया जा रहा है, ये पहले भी वारदात कर चुका है, कई वारदातों में मुलव्विस है, उस वक्त पकड़ा नहीं गया उसको। अगर उसके मामले में ये सुस्ती न की जाती और अगर चश्म पोशी न की जाती। 2013 का मामला था। 2013 में जब एक माँ को और बेटी को जब इसने उनके साथ ज्यादती की थी तो उस वक्त अगर कानून हरकत में आता, अगर उस वक्त कानून इस तरह से अपनी फुर्तियाँ दिखाता और उनको पकड़ने के लिए जोर डालता तो शायद गिरफ्तार कर लेता। अब वो गायब हो गया है। वो कोई अलादीन की उसके पास कोई ऐसी टोपी थी या उसके पास ऐसी कोई सलमानी टोपी थी कि उसने उस सर पर ओढ़ी और सबकी नज़रों के सामने घूम रहा है, या कहाँ बैठा हुआ है और वो सब कुछ देख रहा है, तमाशा भी देख रहा है और ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो कानून की गिरफ्त से और हमारे इदारों की गिरफ्त से, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की गिरफ्त से, और बहुत सी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं पुलिस के अलावा भी
जो इस जिम्मेदारी को अंजाम दे सकती हैं वो पकड़ सकती हैं। हम तो समझते थे कि हमारे इदारे। अच्छा लगारी साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्योंकि ज़ाहिर है आप जो बात कह रहे हैं पकड़ सकती थी, यहाँ पकड़ा भी जाता है। आपको शायद याद हो, पिंडी में एक बच्ची के साथ घर में घुस के ज़्यादती की थी, उसके हमसायों ने, वो पकड़े गए। जो तफ्तीश होना शुरू हुई, तो तफ्तीश का हमारा तरीक़ेकार वही फरसूदा है कि उस बच्ची के सामने बिठा के वो मुलजिम जिसने उसके साथ ज़्यादती की थी उसको बिठा के तफ्तीश की गई और फिर उसे सवालात किए गए। और वही माइंडसेट जिसका मैंने इंट्रो में जिक्र किया कि खातून को, बच्ची को या बच्चे को जिसके साथ ये वाक़या हुआ हो उसी को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है। उसमें भी ऐसा ही हुआ और वो गुत्थी सुलझ नहीं सकी। वो बाप जिसको सामने वो सारे बातें आई वो खुद परेशान हो गया कि किस तरीके की चीज़ें हैं जो कि जिस तरीके की तफ्तीश में पूछी जा रही हैं। तो ये वो फरसूदा और गला सड़ा निज़ाम है हमारा कि जिस पर हम क्या बात करें। जाहिर है ट्रॉमा की सूरत हाल होती है। एक शख्स जो अजियत से गुजर चुका है, जो जिल्लत से गुजर चुका है, जिसको रौंद दिया गया, जिसको तहस नहस कर दिया गया, आप उसी के सामने उस जालिम को, उस जाबिर को, उस ख़तरनाक मुजरिम को, उस हीनियस क्राइम करने वाले को सामने बिठाकर और आप फिर सवाल जवाब करेंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि उसको पता है कि मैं जिस तरह से मेरी बर्बादी हुई है ये दोबारा ऐसा हो सकता है, इसलिए कि इदारे तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रहते हैं। हमें बहुत सी चीज़ों का असर नौ जायज़ा लेना चाहिए। हमें ये मान लेना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है। हमें मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर एक कानून मौजूद है। हमें मान लेना चाहिए कि तमाम अफराद को, इदारों को, शख्सियात को, मनसबदारों को, ओहदेदारों को जिस मनसब पर भी हूँ उन पर उस कानून का इतलाक़ होता है। अगर कानून अपने इतलाक़ में तख़सीस करेगा, अगर कानून अपने इतलाक़ में रियायत करेगा, डिस्क्रिमिनेशन करेगा, तो फिर आप कानून को नाफिज कर ही नहीं सकते। फिर कानून आपका किसी काम का नहीं है अगर एक आदमी पर नाफिज होता है और दूसरे आदमी पर नाफिज नहीं होता है। तो हमारे यहाँ तो इस तरह की सूरत हाल है। सही कह रहे हैं लगारी साहब, ना सिर्फ ये सूरत हाल है बल्कि बच्चों के साथ ज्यादती होती है, उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनसे पैसे बटोरे जाते हैं, पुलिस हरकत में नहीं आती। जब ये वाक़या सोशल मीडिया पर आता है, मीडिया पर आता है, तो फिर पुलिस भी हरकत में आती है, सीएम भी वहाँ का रुख करते हैं, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, फिर उस वाक़े मिट्टी डाल दी जाती है, कोई चीज़ सामने नहीं आती है। और अब भी आज जो हम बातें कर रहे हैं तो अभी वज़ीर ट्वीट भी किया और ये कहा कि जी जो डीएनए है वो मैच तो कर गया है। जो शफकत नामी शख्स जो कि गिरफ्तार हुआ, जो कि दूसरा मुलजिम है इस वाक़े का, आबिद की गिरफ्तारी नहीं हुई है अब तक। तो ये लगारी साहब सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, फिर हम ये कैसे कह देते हैं कि जी हम तफ्तीश भी कर रहे हैं। मरवा वाला केस भी सामने है कि अगर वो लोग आके एहतजाज ना करते तो पुलिस ने कुछ करना नहीं था, वो 2 दिन तक 3 दिन तक बैठे हुए थे आराम से। यही हुआ मरवा के केस में। सबसे पहले यहाँ पर सराइकी अवामी तरहमीत तहरीक ने सबसे पहले बड़ा एक अपना एहतजाज किया प्रेस क्लब के सामने। फिर उसके बाद लगातार प्रेस क्लब के सामने मुख्तलिफ तंजीमों ने आकर एहतजाज किया। तब इंतज़ाम में हिलजुल पैदा हुई है और उन्होंने सोचा कि भाई अब तो शायद सिविल सोसाइटी उठ रही है। वो सिविल सोसाइटी बेचारी एक कमज़ोर सिविल सोसाइटी जिसको कोई लॉ की बैकिंग नहीं है, वो किस तरह फंक्शन करे। और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो उसको अपनी ज़िम्मेदारी ना समझें, पुलिस उसको अपनी ज़िम्मेदारी ना समझे, पुलिस और चीज़ों में मुलविस हो, ऐसी चीज़ों में जो उसकी ज़िम्मेदारी में ना हो उन चीज़ों को कर रही हो। पुलिस कितनी पुलिस है जो वीआईपी ड्यूटी कर रही होती है, कितनी पुलिस है जो मुख्तलिफ लोगों के घरों पर ड्यूटी कर रही होती है, जो अफराद को तहफ़्फ़ुज़ दे रही, सोसाइटी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती है, माशरे को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती है, अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती है। चंद अशख़ास को उनके घरों पर पहरा होगा और उनके घरों पर पुलिस की पलटून लगी होगी और पुलिस जो है वो कहीं कहीं तो रेंजर्स भी होंगे और वो भी पहरा दे रहे होंगे और घरों के आगे खड़े होंगे। तो इन अफराद की जानें और इनकी इज़्ज़त व आबरू जो है वो मासूम है और वो उनकी ज़रूरत है। अब बाकी लोग जो हैं उनकी ज़रूरत नहीं है। ना देखें जिस तरह से डॉक्टर महा का केस हुआ, आप सही कह रहे हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो हैं जहीं कई खुदकुशियां भी सामने आती हैं, कहीं माँ बाप बेचारे मजबूर हो जाते हैं। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, अभी गिरफ्तारी जो है आप कर चुके हैं, गिरफ्तारी के दौरान आप उसकी तस्वीर शेयर कर रहे हैं, आप मीडिया में आप लोगों को दिखा रहे हैं, यहाँ पर लाखों करोड़ों इंसान वो देख रहे हैं कि ये शख्स है, तो फिर उसकी शनाख्ती परेड क्या होगी, फिर खातून किस तरह से उसको पहचानेगी, किस तरह से पता चलेगा कि जनाब ये वही मुल्ज़िम है। वो तो एक
फिर एक रस्मी कार्रवाई होगी और जिसको डिफेंस इस्तेमाल करेगा, जो भी शख्स शफकत का वकील होगा या आबिद का वकील होगा, वो इसके डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल होगा। यहाँ पर मैं पॉइंट ऐड करूँ, आपने बिल्कुल सही बात की है। मैं इस तरफ आती, जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी पंजाब हुकूमत की जानिब से, उसमें जो तस्वीर शेयर की गई थी, वो वकारुल हसन नामी शख्स जिसने गिरफ्तारी दी, उसने कहा मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं है, मैंने ये नहीं किया ये मामला, और उसके बाद वो DNA भी उसका। तो ये गैर जिम्मेदारी जिसका कहा जाता है कि मीडिया गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा ना करे, ये गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा हमारी खुद पंजाब हुकूमत कर रही है, इस तरह की तस्वीर दे के, शेयर करके, बता के। तो लगाई साहब ये मामला है। हाँ, मुल्ज़मान का असल में इससे ज़्यादा डिफेंस मजबूत होता है जब आप उनकी तस्वीर शेयर कर देते हैं तो उनकी तरफ से उनका वकील ये प्ली लेता है कि जनाब ये क्या बात हुई, हमारे उसके मुलज़िम की गिरफ्तारी से पहले उसकी तस्वीर दी गई या गिरफ्तारी के बाद उसकी तस्वीर जारी की गई, सारी दुनिया ने देखी, फिर खातून को याद कराया गया और फिर खातून को कहा गया जी इसको आप कहें, तो बाद में तो यही बातें कही जाएंगी और डिफेंस की तरफ से यही कुछ कहा जाएगा और केस पर मिट्टी पड़ जाएगी। मुझे सबसे ज़्यादा केस को ये कमज़ोर करने वाली चीज़ें, आपका पॉइंट आया। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून में बहुत सारी सुखम हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है। अजहर साहब मुझे ज़रा बताइएगा कि जब एक पॉइंट मैंने उठाया कि जब वो मुलजिम जिसने इतनी दरिंदगी की है, इतनी सफाकियत की है, एक वाक़े की मैंने मिसाल दी कि जिसमें जिसके साथ ज़्यादती हुई उसको और जिसने ज़्यादती की उसको सामने बिठा के तफ्तीश की जाती रही, सवाल जवाब किए जाते रहे। ये जो हमारा निज़ाम है कानून का, और जो सज़ाएँ नहीं मुकर्रर की जाती, सज़ाएँ दी नहीं जाती, कितने पेंडिंग केसेस हैं, इसको तब्दील होने की कितनी ज़रूरत है? आप क्या कहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया। देखें, बुनियादी तौर पर तो पाकिस्तान के अंदर जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो हम सिर्फ समझते हैं अदालतों में ही, लेकिन 75% काम जो है वो आपका इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे है, अंदराजे मुकदमा से लेकर चालान सबमिट होने तक, अदालत होने तक। यानी इसी के अंदर आपको क्राइम सीन प्रोक्योर करना है, एविडेंस इकट्ठी करनी है, आपको वो लकूना दर आप हैरान होंगे, हम तो नैब पे शो डालते रहते हैं जिसका कन्विक्शन रेट 70% है, यहाँ पुलिस का कन्विक्शन रेट 8 से 10% है। यानी 100 में से 8 या 10 लोगों को सज़ाएं हो पाती हैं, 90 लोग यहाँ पर 90 या 92 लोग बच जाती हैं इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की वजह से। इसी केस में अगर आप मिसाल ले लें, इसमें मुद्दई जो है वो गालबन वो बना है जो मौके पे मौजूद ही नहीं है, यानी उस खातून के जो रिश्तेदार है वो गुजरांवाला से आया है, गुजरांवाला से आकर, हालांकि इस बारे मामले में मुद्दई और उस बीबी को खुद बनना चाहिए था, सारे मामले के सारा। लेकिन मेरा यहाँ पॉइंट है साहब, मुद्दई रियासत क्यों नहीं बन जाती? रियासत बैठ जाए ना, रियासत टेक ओवर कर ले। बाज़ औक़ात इतना प्रेशर होता है मुल्ज़िमान का लोगों के ऊपर कि वो बेचारे पे क्या करें, वो मामला सुलह कर लेते हैं। ये सुलह वाला मामला ये कि कानून में होना चाहिए या इसको ख़त्म करना चाहिए इस हुकूमत को, या फिर रियासत बन जाए ना, रियासत जिम्मेदारी ले इस तरह के वाक़यात की। अच्छा, ये मैं इसी तरफ ही आ रहा था। हमारे यहाँ ताज़ियात पाकिस्तान के अंदर 311 सेक्शन है जिसे फसाद फिल अर्ज़ कहते हैं। यानी ऐसे मामलात जिससे मुआशरे में फसाद बरपा हो, दीन इस्लाम की रोशनी में 311 का सेक्शन ऐड किया हुआ है। यानी इसी के अंदर 311 का अभी तक इजाफा नहीं किया, यहाँ 311 का इजाफा होना चाहिए। यानी अगर सुलह भी करना चाहे, किसी आपस में कॉम्प्रोमाइज़ भी करना चाहे, और दूसरा बड़ा अहम है, यानी मैं पिछले 3-4 दिन से यही कह रहा हूँ कि इसकी मुद्दई सरकार बननी चाहिए, क्योंकि अगर आपने एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देनी है और मामले को मंतकी अंजाम तक लेके जाना है, ये तो आजकल हमारा टॉक ऑफ द डे है ना, रोज़ाना डिस्कस हो रहा है, हर कोई आ रहा है, और आपने देखा उसकी अब तेज़ी भी देखें, टीमें बन गई, हाई कोर्ट में मामला चला गया, नेशनल असेंबली में चला गया, पार्लियामेंट में चला गया, और हर जगह डिस्कस होके वो चुके लाइमलाइट में आ गया है। वरना इसी जगह पर इससे पहले भी वाक़या हो चुके हैं, यानी सिर्फ एक वाक़या नहीं हुआ, इस तरह की ज़्यादती का वाक़या इससे कबल भी हो चुका है। और लेकिन उस वक्त कोई पुलिस नहीं जागी, ना मोटरवे के हवाले से, ना लोकल पुलिस के हवाले से। हमारा पंजाब का निज़ाम, जो पुलिस का निज़ाम है, वो सारा सोया हुआ था। यहाँ ज़रूरत इस अमर की है कि हमें इसको, मैं वैसे यहाँ मुतकाज़ी हूँ, मेरा यहाँ जुडिशल कमीशन बनना चाहिए सारे मसले में, कि ऐसे वाक़यात को आइंदा से रोकथाम के लिए
और इन सब चीज़ों, मिसाल के तौर पर अगर आप देखें, सर जुडिशल कमीशन बन भी जाएगा ना तब भी कुछ नहीं, असल मामला है सजाएं देने का, सजाएं नहीं मिलती हैं, जो अभी तक पेंडिंग केसेस हैं वो ही सजा के ज़ाहिर मुंतज़िर हैं, वहाँ पर ही सजाएं नहीं हुई हैं, तो लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। असल बात है इंसाफ मिलने की। पॉइंट टेकन, मैं ब्रेक ले रही हूँ, वापस आऊँगी, मजीद जारी रखेंगे। बात ये है, सवाल ये है कि जब हम पिछड़े लोगों को इंसाफ नहीं दे पाए तो अभी जो वाक़यात हो रहे हैं उनको रोकेंगे कैसे? असल बात ये है कि जब सजाएं होंगी तो ही इस तरह की बर्बरियत की, सफाकियत के जो वाक़यात हैं इनको रोका जा सकता है। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पर जाने से पहले जो मैं बात कर रही थी उस हवाले से एक अच्छी खबर सामने आई है कि भाई इंसाफ होगा तो वाक़यात रुकेंगे। तो चुनिया में बच्चों के साथ जो ज़्यादती हुई और जिसका मैंने जिक्र किया कई बार, उसमें एक बड़ा अहम पेशरफ सामने आई। इसमें जो मुल्ज़िम था उसको ज़ाहिर मुजरिम था उसको सज़ा सुना दी गई है। तो लगारी साहब, ये अच्छी खबर है, अगर इस तरह की खबरें आएंगी वाकई इंसाफ होगा, जिन लोगों के साथ जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, तो शायद फिर इस तरह के वाक़यात थम जाएँ। देखिए, ये एक पेशरफ्त है, इसको हम मजमूई पेशरफ्त नहीं कह सकते। इस ख़ास मौके पर जज साहब ने बड़ी मेहरबानी की कि अपने फ़ैसले को सुनाया है। ये फ़ैसला बहरहाल उनके पास पहले से मौजूद था। ये पहले से फ़ैसला अगर सुनाया जाता तो ये सूरत हाल भी होती कि लोग डरते। मेरा ख्याल है कि अगर खौफ फैलाने के लिए हमने सज़ाओं को तजवीज़ किया है तो फिर सज़ाओं को उनकी रूह के मुताबिक उन पर अमल होना चाहिए। होता क्या है कि जब लोअर कोर्ट सज़ा दे देती हैं तो फिर ऊपर जाकर किसी न किसी सतह पर, सेशन के सतह पर या अपीलेंट कोर्ट के सतह पर या सुपीरियर अपीलेंट कोर्ट की सतह पर जाकर इन मामलात वो बरी हो जाते हैं। ऐसा देखा, मुख्तारा मई केस के मुल्ज़मान बरी हो गए। आपने देखा कि इस तरह से कितने अपना साहिवाल केस था बड़ा उस जमाने में, साहिवाल केस के मुल्ज़मान जो है वो बरी हुए। अब अचकज़ई जो है वो बरी हो गए। इस तरह के वाक़या ये पूरी सोसाइटी की आंख में धूल झोंकी जा रही होती है और सोसाइटी को और ज़्यादा टेरराइज़ किया जाता है कि भाई इंसाफ नहीं मिलता है, छोड़ें आप, वो इंसाफ लेना आपके बस का काम नहीं है। इंसाफ बस सेलेक्टेड लोगों को मिलता है और लोगों को नहीं मिल सकता। ये तासुर जाता है, ये मैसेज जाता है। ये अब तो अच्छा हुआ कि ये एक सज़ा हुई है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की सज़ाओं में जब दीदा दिलेरी से हुआ है ना ये वाक़या, ये जो कुछ साहिवाल में हुआ था, कुछ दुनिया सारी हम लाइव कैमरे पर देख रहे थे, लाइव उस पर देख रहे थे, स्क्रीन पर देख रहे थे कि ये हो रहा है और दुनिया देख रही थी जिस तरह से क्वेटा में वाक़या हुआ है और सार्जेंट का। आप यानी कि स्टेट की क्या बेरहमी है कि वो जो उसका अपना इंस्ट्रूमेंट है उसको बचाने के लिए भी कुछ नहीं करती है। अगर वो कहीं मारा जाए तो उसको भी इंसाफ नहीं दिला सकती, तो फिर उस स्टेट को आप क्या कहेंगे? लेकिन अब इस चीजों को अगर तब्दील नहीं किया जाएगा तो ये सब कुछ होता रहेगा। पॉइंट है कि नजर साहब यहाँ पर मुतालबा किया गया, बोल ने भी एक पोल किया जिस पर ज़्यादातर लोगों की राय थी कि सरेआम फांसी दी जाए। जब ज़ैनब कत्ल केस हुआ था तो उनके वालिद की भी यही उनका मुतालबा था कि सरेआम फांसी दी जाए, लेकिन फांसी दी गई। लेकिन वो एक ही हमारे पास मिसाल है ज़ैनब कत्ल केस की कि इसके अलावा कितनी बच्चियाँ, कितने बच्चे, कितनी औरतें, फिर अगर इस साल में देखें तो भादी हो गई, एक के बाद एक ज्यादती का केस सामने आ रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि सरेआम फांसी की सज़ा होनी चाहिए? देखिए, मैं एक बात तो अर्ज़ करूँ, ज़ैनब केस में चूँकि इन्वॉल्वमेंट रही थी हमारी और उस वक्त का क्रेडिट जाता है उस वक्त के चीफ जस्टिस मियां जस्टिस साकिब निसार साहब का सुप्रीम कोर्ट का। ये कोई कमाल नहीं था किसी सियासी गवर्नमेंट का, वो तो मामला सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया और आपने देखा डॉक्टर शाहिद मसूद के हवाले से भी बातें चलती रही, लेकिन उसमें चूँकि मैटर टेकअप किया और स्पीडी जस्टिस दिया, स्पीडी ट्रायल किया, लेकिन उसके बाद हमने देखा वो सारे मामले सो गए। कानून साजी हमारे यहाँ कोई चीज़ों को कैटर नहीं कर पा रही, यानी मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, यानी जहाँ मजीद अज़हरी का केस देख लें आप या बाकी आप साहिवाल के हवाले से भी जिक्र करें, वहाँ सबसे ज़्यादा जो अहम इशू है कि वो इन्वेस्टिगेशन इतनी डिफेक्टिव थी कि इन्वेस्टिगेशन अहाता ही नहीं कर पाई थी। अदालत का मसला ये है कि अदालत ने फैसला देना है शहादतों की बुनियाद के ऊपर। अब शहादतें रिकॉर्ड पे ऐसी नहीं आ सके जिसका फ़ायदा मुल्ज़िम को जाता है और ये पूरी दुनिया के अंदर है। यहाँ जो ज़रूरत है, यहाँ वजह प्रॉब्लम यहाँ ये आ रही है कि हमारे यहाँ एक तबका जो सो कॉल्ड लिबरल कह दें, जो आज़ाद ख्याल कहते हैं कि सख्त सज़ाएँ देने से हासिल कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम सऊदी अरब वगैरह अगर देख लें, अगर श्रीलंका में देख लें, हमको चाइना में देख लें,
कि वहाँ सज़ाएँ ऐसी सख्त रखी हैं, उसका रद्द-ए-अमल ये है कि जराइम की जो रेशो है ना वो बड़ी कम है। पाकिस्तान के अंदर एक तो डिफेक्टिव निज़ाम है, उसमें तो कोई शक नहीं, लेजिस्लेशन के यानी कि आप यही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ वो उस तरह नहीं है, ट्रायल और सख्त सजाएं, फांसी की सजा ऐड करना चाह रहे हैं। अज़हर सिद्दीक साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि सऊदी अरब हो या चीन हो, ईरान, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता। हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन होती है, हमारे यहाँ सेलेक्टिव जस्टिस होता है, हमारे यहाँ सेलेक्टिव ट्रायल होता है, हमारे यहाँ सेलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन होती है, हमारे यहाँ सेलेक्टिव FIR होती है, हमारे यहाँ सेलेक्टिव प्रोसिक्यूशन होती है, हमारे यहाँ हर चीज़ सेलेक्टिव होती है। ऐसा नहीं होता है कि जनाब पूरी की पूरी हर चीज़ को बिला तखसीस एक ऐसा आदमी जिसने जुर्म किया है उसके बारे में कुछ सोच ही नहीं सकता कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, सोच ही नहीं सकता ना आदमी, और नतीजा भी वही आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। पॉइंट टेकन लगारी साहब, क्योंकि वक्त की कमी, हम थोड़ा आगे ही बढ़ना है। आप सही कह रहे हैं, ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमने गैदर करने की, इस पर डिस्कशन करने की हमने कोशिश की। अपनी रियासत का काम है कि इन पर इम्प्लीमेंट करवाए, जितना इम्प्लीमेंट होगा उतना हम इन केसेस से, इन चीज़ों को देखने से बच सकेंगे। जैसे सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, ये ज़ाहिर है ये और स्पीडी ट्रायल, ज़ाहिर जब तक ये नहीं होगा, इंसाफ लोगों को नहीं मिलेगा, तो मुल्ज़िमान और जो इस तरह की सफाकी करते हैं लोग, उनके दिल में खौफ पैदा नहीं होगा। आगे बढ़ूंगी और कुछ ज़ाहिर एक बड़ा आम मामला है जिस पर गुफ्तगू करना आज बड़ी ज़रूरी है। 6 माह बाद तालीमी इदारे कल से खुल रहे हैं और ज़ाहिर अब ये 9वीं से लेकर यूनिवर्सिटीज़ तक जो हैं वो तालीमी इदारे खोलेंगे और कुछ SOPs हैं जिन पर अमल किया जाएगा, उसके तहत ही ये तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे कल से। तो उस पर लोगों की क्या राय है, पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर इस पर डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। तो तालीमी इदारे नहीं खुल रहे हैं और हमारी ऑनलाइन क्लासेस ही होंगी। यूनिवर्सिटी का कहना ये मामला आई थिंक जनवरी तक चलेगा। अब खुल जाने चाहिए क्योंकि बहुत अरसा हो गया घर पे बोर हो रहे हैं हम लोग। जी बिल्कुल, तालीमी इदारे भी खुल जाने चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स का काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में इतना वो लेक्चर डिलीवर नहीं कर पाता है जो फ्रंट में बैठ के इंसान समझ सकता है। ऑनलाइन क्लासेस में बहुत डिस्टर्बेंस होती है, नेट का इशू होता है, तो बेहतर यही है कि यूनिवर्सिटी खुल जानी चाहिए और अपना क्लासेस रेगुलर होनी चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस में हमें तो डिलीवर हो रहा है, लेकिन ये स्कूल और कॉलेजेस का तो पता नहीं, यूनिवर्सिटी वाले तो सही कर रहे हैं। लेकिन समझ नहीं आता ऑनलाइन क्लासेस में इतना अच्छा, क्योंकि आप स्क्रीन पे समझ रहे होते हैं, टीचर का इतना सब सही समझ जा नहीं पाता, और इंटरनेट इश्यूज़ भी होते हैं, लाइट का भी बड़े मसले हैं। तो ये लोगों की राय थी। अब जाहिर है कल से नाज़रीन तालीमी इदारे खुल रहे हैं सूबा सिंध समेत मुल्क भर में कल से। अब जाहिर है सिंध में तालीमी इदारे मरहलेवार जो हैं वो खोले जाएंगे। तालीमी इदारों में सहूलियात का फुकदान है और इस फुकदान के बाइस कोरोना वायरस से बचाव के SOPs पर अमल दरामद कराना हुकूमत के लिए एक चैलेंज बन गया है। ना तालीमी इदारों में बिजली है, ना पीने का पानी है, ना ही वॉशरूम्स हैं और ज़राए के मुताबिक तकरीबन सिंध के 50% से ज़ायद सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। सिंध के 28,000 से ज़ायद सरकारी स्कूलों में बिजली की सहूलत तक नहीं। सिंध के 20,000 से ज़ायद सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर वॉशरूम नहीं। सिंध के 22,000 से ज़ायद सरकारी स्कूल्स में पीने का पानी नहीं है, वो इस सहूलत से महरूम है। और सिंध के 18,000 से ज़ायद सरकारी स्कूलों की 4 दीवारी टूटी हुई है या फिर सिरे से मौजूद ही नहीं है। सिंध के 40,000 से ज़ायद सरकारी स्कूल्स में ना लेबॉर्ट्री है, ना ही कोई साइंस लैब है। 40,000 से ज़्यादा स्कूल में बच्चों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी ही मौजूद नहीं। सिंध के 37,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर तलबा की सेहतमंदाना नशोनुमा के लिए खेल के मैदान भी नहीं हैं। और ज़राए के मुताबिक कराची के 700 से 73 सरकारी स्कूल बिजली से महरूम है। कराची के 673 सरकारी स्कूल में वॉशरूम की सहूलत नहीं। इसी तरीके से 978 सरकारी स्कूलों में पीने का पानी नहीं है। तो ये सूरत हाल है स्कूल्स की और इस सूरत हाल के पेश नज़र जब स्कूल्स को खोलेंगे तो वहाँ SOP पर अमल दरामद कैसे होगा। इस प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे तो अपने मौजू पर आकर इस पर ज़रा बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। हम बात करें कल तालीमी इदारे खुल रहे हैं मुल्क भर में और ज़ाहिर SOPs पर अमल दरामद कैसे होगा, इस पर बात करने के लिए साथ मौजूद हैं ऑल स्कूल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से काशिफ मिर्ज़ा साहब। काशिफ साहब, अभी ये खबर भी मैं मौसूल हुई कि कई ऐसे टीचर्स थे जिनके आज टेस्ट किए गए कोरोना टेस्ट, जो कि बहुत खांस रहे थे, जिनको बहुत बीमार थे। अब उनकी रिपोर्ट तो 3 दिन बाद आएगी,
लेकिन अगर यही टीचर्स कल स्कूल में आएंगे, बच्चों को तालीम देंगे, तो ये किस तरीके से फिर कोरोना फैलाएंगे? इनके लिए क्या इंतजामात स्कूल्स ने किए हैं, क्या तैयारी की गई? देखिए जी, इस हवाले से तो ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने गवर्नमेंट को अप्रैल के हमने SOPs दिए थे। इसमें पहली बात तो ये है कि जो गवर्नमेंट लेवल पे अभी ये बात क्लियर हो चुकी है कि टीचर्स के कोरोना टेस्ट जो है रैंडम लेवल के ऊपर होंगे, और अगर कोई भी टीचर इसमें कोरोना का खुदा ना खास्ता को शिकार है तो ऑब्वियसली वो स्कूल नहीं आएगा और उसमें ऑब्वियसली वो उसका हिस्सा नहीं होगा। ना सिर्फ ये बल्कि हमारे बच्चों की भी जो डेली बेसिस के ऊपर जो स्क्रीनिंग होगी, और अगर कोई बच्चा बुखार का शिकार है या उसको नज़ला जुकाम खांसी वगैरह है तो उसके लिए भी इंस्ट्रक्शन ये है कि वो नहीं आएगा। इश्यू जो भी आपने पहले अपनी इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें तो 2 करोड़ 61 लाख बच्चे हैं और वो SOPs के ऊपर इंशाल्लाह इंश्योर करके हमने 15 अगस्त से स्कूल स्टार्ट किए हुए हैं। एक माह सक्सेस स्टोरी हमने दे दी है, अल्लाह का शुक्र, SOPs के ऊपर इम्प्लीमेंट किया है। मदारिस ने 2 माह से ज्यादा हो चुके हैं, इम्प्लीमेंट किया है। असल इशू तो पब्लिक स्कूल जो हमारे सरकारी स्कूल है उनका है, क्योंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 1,31,000 पब्लिक स्कूल है, 70% मिसिंग फैसिलिटीज के साथ हैं और उनमें इस वक्त कोरोना के लिए फौरी तौर पे 50 अरब रुपया गवर्नमेंट को दरकार है इन बच्चों के लिए SOPs को अमल दरामद करने के लिए, जो शायद गवर्नमेंट खर्चना नहीं चाहती। और हालत ये है कि इस वक्त बच्चों के पास वहाँ पब्लिक स्कूल में मोस्टली वहाँ पे फीवर गन नहीं है, उसके लिए कोई टीचर वहां से डिप्यूट नहीं हुआ। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि SOPs के लिए उसको सैनिटाइज करना, बच्चों को मास्क देना, वो भी फैसिलिटी नहीं है। इवन अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर आप सर्जिकल मास्क नहीं दे सकते तो जो है रुमाल जो है चेहरे पे बांध कर आ गए, तो मेरा ख्याल है वो 2.5 करोड़ बच्चा जो पब्लिक स्कूल में है वो भी हमारा बड़ा कीमती असासा है, हमारे बच्चे हैं, पाकिस्तानी हैं, उनके लिए भी SOPs को इंश्योर किया जाना चाहिए। और ये जो फेज वाइज गवर्नमेंट ने जो बात की है किसी वजह से की है, हमारी तो इंतजाम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सक्सेस स्टोरी है। हम तो तलीमी इदारे पहले भी 15 अगस्त से चला रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के जो हमारे स्कूल हैं वहाँ पे इसको काशिफ साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो गवर्नमेंट स्कूल है ये यहाँ पर तो अलमिया है कि यहाँ पर लोगों को, बच्चों को वो बुनियादी सहूलियात नहीं दे रहे, लेकिन अब ये मरहलावार खोलना और बच्चों को हर ऑल्टरनेट डे पे बुलाना, तो इसमें वैसे एकेडमिक ईयर काफ़ी लॉस हुआ है बच्चों का, कवर कैसे होगा? और जो एकेडमिक ईयर होता है कि ये इतने महीने का, इतने महीने का, उसको किस तरीके से आप लोगों ने प्लान किया है बच्चों के एग्जाम्स के हवाले से खास तौर पे? देखिए, गवर्नमेंट की ये जो 2 चीजें हैं ना जो इन्होंने अब की SOPs के मुताबिक जो पहले था वो ये था कि 3 दिन जूनियर सेक्शन आएगा, 3 दिन सीनियर सेक्शन आएगा और उसकी डिवीजन होगी जो मॉर्निंग और सेकंड टाइम शिफ्ट होगी। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक तो उसको शिफ्ट सिंगल कर दी और वो 50% का जो मार्जिन बाकी था बच्चों की कवरिंग के लिए वो इन्होंने खत्म कर दिया। दूसरी बात, इन्होंने अल्टरनेट डेज की बात की जो कि इंतहाई अफसोसनाक अमर है। अच्छा। क्योंकि एक दिन बच्चा आएगा, एक दिन नहीं आएगा तो यकीनन उसका जो है वो नुकसान होगा। अभी हमारा जो विंटर एरिया है, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान, वहाँ तो सर्दियां शुरू होने वाली हैं। बिल्कुल सही। ये तो अब आपको पता है दिसंबर में इनकी वैसी छुट्टियां आ जाएंगी। उनका तो बमुश्किल 2-2.5 माह का सेशन है। तो ये बच्चों के लिए भी जाहिर पॉइंट है कि ये बच्चों के लिए भी एक तरीके की जाहिर ये अभी तैयारी है, ये अभी उनको भी इस नई सूरत हाल में मिक्स होने में थोड़ा टाइम लगेगा। लगारी साहब, एक तो ये मामला कि गवर्नमेंट स्कूल्स में SOPs कैसे होगी, वहाँ पर तो बुनियादी सहूलियात नहीं है। सेकंड थिंग इज दैट कि बच्चों को किस तरीके से ऑल्टरनेट डे पर तैयार करेंगे कि एक दिन स्कूल जाना है फिर एक दिन नहीं जाना है? नहीं, सवाल ये पैदा होता है कि कल स्कूल खुलने हैं, आज कैसे आप टेस्ट ले रहे हैं? अब ये 4 दिन पहले, 5 दिन पहले ये हो सकता था ना, आप स्क्रूटनाइज कर सकते थे कि इन टीचर्स जो हैं ये सेफ हैं और इन टीचर्स का जो है कोरोना टेस्ट नेगेटिव है और इनका पॉजिटिव है। अब इनको आज ये कहा गया है सैकड़ों टीचर्स का आज कोरोना टेस्ट हुआ है और उनसे कहा गया है कि आपको 3 दिन के बाद रिपोर्ट मुझे गवर्नमेंट स्कूल की सूरत हाल बता रहे हैं जी, गवर्नमेंट स्कूल्स की कि आपको 3 दिन के बाद मिलेगी रिपोर्ट। तो 3 दिनों में जब टीचर्स को कहा गया कि कल से आना शुरू कर दें, टीचर्स कल से सारे स्कूलों के टीचर्स जो हैं वो बच्चे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, लेकिन टीचर्स को पहुंचना है। अगर टीचर्स ये वायरस लेकर तो शोर बनाना है गवर्नमेंट को ना, ये हुकूमत कहाँ है फिर यहाँ पर? नहीं, गलत बात है। ये हुकूमत को तो इस तरह का काम करते हुए खुद सोचना चाहिए था कि जिसका रिजल्ट ही 3-4 दिन के बाद आना है और अगर ऐसे कल बुला रहे हैं
तो ये तो बीमारी फैलेगी। भाई हमारे बच्चों की ना सिर्फ तालीम बल्कि उनकी सेहत का मामला भी है। पॉइंट लेकिन लगारी साहब बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, इस पर मज़ीद भी डिस्कशन हो सकती थी। काशिम मिर्ज़ा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बस बच्चे वो तमाम वो टीचर्स और वो स्टाफ जो कल से 6 माह बाद स्कूल जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जाएंगे, तो इस बात को यकीनी बनाएं कि बहुत ज़रूरी है, हमारा तालीमी साल भी इम्पॉर्टेंट है, तालीम मुकम्मल करने, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी सेहत के मामलात हैं। तो हमने प्रिकॉशंस को अपनाना है और बिल्कुल पता एहतियाती नहीं करनी। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।